चलो बेटा, जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास और उनका चार्ज देखा था। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा हैवी है। आप कहीं लिखना चाहो तो लिख लो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 1836 times more heavier than electron। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किया था। कितना आया वो? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलम विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। बोलो, याद आया? ये किया था ना हमने। तो 1 फैराडे जो है बेटा वो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू पर वैल्यू कितनी? 96,500 कूलम। ये कैसे किया था वो लास्ट क्लास में मैंने डिराइव करके बताया था ना। लेक्चर देखा आपने? तो फिर शेयर कर रहा हूं मैंने हर लेक्चर में ग्रुप में। तो बेटा एक चीज समझ लो, आप अगली क्लास में आओ उसके पहले के सारे लेक्चर आपने देखे होने चाहिए। तो आप बाहर गए थे तो आपने वो लेक्चर देख लिया होता तो यहाँ से सीधा लिंक हो जाता। कोई बात नहीं, वो देख के फिर ये चीजें समझ लेना। अच्छा, अब देखो मैं एक चीज बताऊं और आपको बेटा ये पता है कि Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एक सोडियम आयन बनाएगा। ठीक, फिर से एक बार, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एक सोडियम आयन बनाएगा। तो यहां 2 सोडियम होते तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते? 3 होते तो? 4 होते तो? 1,000 होते तो? 1 मोल होते तो? अच्छा, तो ये अगर 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे। क्या मैं ठीक से समझा पाया? 1 मोल मतलब कितने? 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना लॉस हुआ? 1। ये 2 है तो? 10 है तो? 1 मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? 1 फैराडे। तो अब ये स्टेटमेंट में फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 मोल सोडियम एटम by losing 1 फैराडे charge produce 1 मोल सोडियम आयन। ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। Mg gives Mg +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? तो 2 होते तो? 4 होते तो? ए स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना, डबल करना है। अच्छा, देखो मेरी गलती तो नहीं है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। थोड़ी बहुत चीजें तो समझ में आ रही है ना। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जाए तो रेशियो सेम रहेगा। यहां एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो रेशियो 1:2 का रहेगा। जितना ये होगा उसका ये डबल बनेगा। तो अगर ये 1 है तो ये 2 डबल करना है। ये 2 है तो? 4 है तो? 8 है तो? हाँ, 16 है तो अगर ये 1 मोल है तो डबल करो। हाँ, 2 मोल। बेटा यस यस एग्जैक्टली, 2 मोल का मतलब तो ये भी कितना बनेगा?
1 मोल नहीं, ये डबल नहीं है, ये सेम है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ वो लाइन, 1 मोल मैग्नीशियम एटम बाय लूजिंग 2 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये तो समझाने के लिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ अभी, पहले ये लिखो। आज का डेट लगा दो, लेक्चर नंबर 6 आई थिंक, लेक्चर नंबर 6। आपका क्या नाम बेटा? आप अच्छा पहले आए थे इसलिए मुझे याद है, हाँ ठीक है। तो आपको बैकअप और वो सब करवाना पड़ेगा है ना अभी थोड़ा। क्या बात करते हो सच में, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब की मेरी, ये चीटिंग है। तो सब्सक्राइब भी कर देना था ना, मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, चलो ठीक है कोई बात, मोटिवेशन मिले मुझे भी, थोड़े बहुत पैसे वहां से भी मैं छाप लूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है अपना, नहीं करना बेटा, अपने बच्चों के लिए। जैसे तू नहीं आया तो वो लेक्चर देखेगा तो बेनिफिट होगा, हाँ बस वही टारगेट है। चलो आगे बढ़े। लिखिए सवाल, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे फॉर द फॉलोइंग। ये है ए, बी। बेसिकली आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बोलो बेटा, फर्स्ट में क्या है? 1, वेरी गुड। सेकंड में? अरे समझ में आने लगा आप लोगों को, क्या बात है, गजब। नेक्स्ट, 5 के -5, 5 के -5, क्यों? हाँ तो माइनस नहीं लेने का, क्यों? हाँ याद रखना, आपने लिखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना वो तो उसका टाइप है। जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज सेम होती है चार्ज की, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। आप ये बात समझ रहे हो कि हम ऐसे करते हैं,
है कि नहीं? तो ये क्या आएगा, ये। तो बेसिकली चार्ज निकालना हो फैराडे में तो मोल को मल्टीप्लाई करो चार्ज से। कितने मोल थे, चार्ज कितना था, कितने मोल चार्ज, तो चार्ज को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा फैराडे में। अब मान लो एग्जामिनर पूछे ना 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 फैराडे ने कूलम में निकालो, तो हाँ तो सभी को 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर देना, है कि नहीं? भाई एक फैराडे होता है 96,500 कूलम, तो 4.5 को उसके मल्टीप्लाई करो ना। मैं करूं कि कर लोगे? तो इन सबों को कूलम में कन्वर्ट कर लेना, घर जाके केमिस्ट्री के मजे उठाना थोड़ा, ठीक है, वो घर जाके। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब स्टार करके लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। फिर से एक बार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। अच्छा, अब एटोमिसिटी क्या होती है बेटा, तो ध्यान रखना, एटोमिसिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसे क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। लिख लो नीचे, काम करो। नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, number of atoms present in a molecule or compound is known as atomicity, is known as atomicity। like यानी कि एग्जाम्पल, बोलो बेटा CO2 में कितने एटम हैं, 3, तो उसकी एटोमिसिटी हुई 3। 3 एटम कौन कौन से, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो CO2 करके लिखो, इसकी एटोमिसिटी कितनी है बेटा, 3। समझ रहे हो ना? किसी भी मोलिक्यूल या कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसे कहते हैं एटोमिसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 की एटोमिसिटी बताओ, 7। कौन कौन से, तो बोले 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, तो 7। अब समझ में आया एटोमिसिटी क्या होती है? आपके कंपाउंड में एटम कितने टोटल वो काउंट कर लो, उसे कहते हैं एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी के बेसिस पर हम कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करें, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो नंबर 1 करके लिखो, होमो एटोमिक मोलिक्यूल। पहले ये 2 एग्जांपल लिख लिए, पहले ये 2 एग्जांपल लिख लो। होमो एटोमिक मोलिक्यूल, उसमें लिखना बेटा मोलिक्यूल इन विच, molecule in which only one atom is present, molecule in which only one atom is present। अगर बेटा एग्जांपल की बात करूं तो हीलियम, आपने कभी ऐसे ऐसे He2 देखा है? तो जो नोबल गैस है ना, इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी होमो एटॉमिक मोलिक्यूल है। क्या है, मतलब एक ही एटम से बना हुआ मोलिक्यूल, मतलब उसका मोलिक्यूल कहो एटम कहो एक ही बात है। ये हीलियम का मोलिक्यूल है जो हीलियम के एक एटम से बना है, तो इसको हीलियम का एटम बोल या मोलिक्यूल बोल, एक ही बात होगी। तो होमो एटॉमिक से मेरा मतलब है ऐसा मोलिक्यूल नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है, हीलियम, पर वो होता हीलियम एटम के फॉर्म में ही है, सिंगल एटम होता है। उत्तरायण में हीलियम के बलून उड़ाते हो, उत्तरायण में जो बलून उड़ाते हो ना उसमें हीलियम गैस होती है, तो वो हीलियम गैस नेचर में भी इसी फॉर्म में है, जबकि नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, हाँ तो ये डाई एटोमिक फॉर्म हुआ, ये होमो एटोमिक फॉर्म हुआ। अब समझ आया? नेचर में हीलियम किस फॉर्म में अवेलेबल है, हीलियम, हाँ तो वो होमो एटोमिक मोलिक्यूल है, तो इसमें एटम भी है मोलिक्यूल भी है, आप जो बोलो वो। तो एग्जांपल में लिखो हीलियम
दूसरा एग्जाम्पल आर्गॉन, तीसरा एग्जाम्पल नियोन, ये सब होमो एटॉमिक होंगे। नंबर 2, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, अच्छा ऊपर डेफिनेशन लिखी थी वैसे लिख लोगे। मोलिक्यूल इन विच 2 atoms are present, yes. एग्जाम्पल, अब देखो यहां दो बातें होगी। क्या O2 डायटोमिक है? यस। Cl2, H2, N2, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी तो है, समझे? तो अगर कोई मोलिक्यूल एक ही तरह के दो एटम से बना हो तो वो होगा होमो एटोमिक। डायटोमिक तो है ही, उसमें दो एटम तो है ही। इसमें कितने एटम हैं? दोनों ऑक्सीजन के। इसमें कितने एटम हैं? दोनों क्लोरीन के। तो एक ही तरह के एटम से बने वाले उसे कहते हैं होमो एटोमिक भी बोलते हैं। इसमें कितने एटम हैं? पर दो अलग अलग हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे हीट्रो एटोमिक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये एग्जाम्पल क्या डायटोमिक का है? हाँ, पर डायटोमिक में भी हीट्रो वाला। क्या ये सारे एग्जाम्पल डायटोमिक के हैं? हाँ, बट डायटोमिक में भी होमो वाला। हाँ, होमो डायटोमिक मोलिक्यूल, हीट्रो डायटोमिक मोलिक्यूल। ये वर्ड्स देख के डरोगे नहीं ना। होमो डायटोमिक मोलिक्यूल, डायटोमिक मतलब कितने एटम, और होमो मतलब दोनों सेम। हीट्रो डायटोमिक मोलिक्यूल, दो एटम बट दोनों अलग। तो जब क्वेश्चन बनेगा ना उसमें ऐसे वर्ड आएंगे आपको बेटा, फ्यूचर में जब आप कंपटीशन के एमसीक्यू देखोगे उसमें ऐसा होगा कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कंपाउंड आपको जज करना होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, तो उसमें ये वर्ड लिखा होगा होमो एटोमिक, होमो डायटोमिक, होमो ट्राइएटोमिक, तो वहां से आप जजमेंट लेना पड़ेगा। समझ आया है? पक्का? लिख लो, होमो डायटोमिक में ये सब लिखो, या तो पहले एग्जाम्पल लिखो फिर लिखना होमो डायटोमिक, और फिर हीट्रो डायटोमिक। चलिए नंबर 3, ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल। ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल, अब आई होप कि आप डेफिनेशन खुद ही लिख लोगे। हाँ, क्योंकि आप बड़े हो गए हो अब। कैसे पास हो? क्या लगन ले 2 बजे? हमारे होमो ने हीट्रो से, फॉर एग्जाम्पल होमो ट्राई एटोमिक। वो यहाँ आएगा, NaCl बोला ना अभी कोई? NaCl कौन बोला? अच्छा मैं दे देता हूँ, चलो ठीक है, मैं खुद बोला। NaCl किस केस में आएगा बेटा? वो डाई एटोमिक, हीट्रो, हीट्रो डायटोमिक है ना। HCl हीट्रो डायटोमिक, पर CO2 हीट्रो ट्राइएटोमिक। तो 3 एटम सेम हो, होमो ट्राइएटोमिक, 3 एटम अलग अलग हो, हीट्रो ट्राइएटोमिक। कितना आसान है नहीं? इसलिए सवाल नहीं आता यहां से डायरेक्ट। वो टेट्रा एटोमिक होगा ना बेटा, NH3 नाइट्रोजन और 3 4 हुए ना, काउंट करो, NH3।
3 हाइड्रोजन के एटम और एक नाइट्रोजन के, तो वो तो बेटा फिर ऐसे तो टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा ऐसा खेलते ही रहेंगे। नहीं, 3 के बाद ज्यादा जितने भी होंगे उन सबको पोली एटॉमिक बोल देंगे। हाँ हाँ, पहले ये एग्जांपल लिखो। O3 होमो ट्राइएटॉमिक, और ये 3 हीट्रो ट्राइएटॉमिक। प्लेटिनम, ऑरम, सिल्वर सब वो होमो होमो इसमें। H3, H3 क्या होता है? देखो देखो, वो ये था बेटा 1H3, तो वो तो ट्रिटियम है। अच्छा नहीं, केमिस्ट्री की खूबसूरती यही है, आप O3 ऐसे लिखो और O-3 ऐसे लिखो, दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। जैसे आप N2 ऐसे लिखो तो नाइट्रोजन गैस, बट N2-2 तो इसे एजाइड आयन कहते हैं। हाँ एजाइड, बट देखेंगे बेटा धीरे धीरे, अभी थोड़े थोड़े मैच्योर हो जाओ पहले, है ना। चलिए, तो ये तीनों एग्जांपल लिख लिए। हीट्रोट्राइटोमिक, तो अब टेट्राएटोमिक, पेंटाएटोमिक, हेक्साएटोमिक वो सब नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? पॉलीएटोमिक। तो लिखो पॉलीएटोमिक, दैट इज नंबर 4। पॉलीएटोमिक, हाँ, मोलिक्यूल इन विच 4 और मोर देन 4 एटम्स आर प्रेजेंट। कम से कम कितने? 4, क्योंकि 3 तक तो हमने देख लिया है, तो या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, उन सबको क्या मानेंगे? पॉलीएटोमिक, एग्जैक्टली। अच्छा, अब जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका होमो वाला एग्जाम्पल निकालना मुश्किल होगा। अब मान लो एटोमिसिटी है 4, उसमें होमो का एग्जाम्पल दो। एटोमिसिटी है 4, मतलब 4 एटम होंगे, उसमें भी होमो, मतलब चारों सेम होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ P4, हाँ। पर जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ेगी ना, उनके होमो वाले एग्जाम्पल मिलना मुश्किल होगा। तो पोली एटोमिक में होमो के एग्जाम्पल रट लेना। एक तो है P4 एसिड, जिसकी एटोमिसिटी 8 है, पर वो आठों सेम एटम है। इसकी एटोमिसिटी 4 है, बट चारों सेम एटम है। तो होमो पोली एटोमिक मोलिक्यूल का एग्जाम्पल बहुत रेयर है, जिसमें से 2 एग्जाम्पल ये रहे। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और हीट्रो तो बेटा गजब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, पूरा केमिस्ट्री भरा पड़ा है इनसे। C6H12O6, H3PO4, नटु कोथरी, कटु कोथरी, नाक कोथरी, बहुत चाहो इतने एग्जाम्पल लिख सकते हो ना इसमें। सब नहीं लिखने, इतने लिख लो बहुत है। अच्छा, तो आई होप आपको एटोमिसिटी और उसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मोल पता है आपको? एक मोल कितना होता है? 02 × 10⁻23। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम और मोलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल है। उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन वो टेबल से बनेंगे कि 250 ग्राम में कितने प्रोटॉन, ऐसे थोड़े थोड़ा खेलो। बेसिकली वो मैथ्स ही है। कोई 500 ग्राम या 500 किलोग्राम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, एक न्यूट्रॉन का वेट इतना, तो 200 का कितना। मैंने लास्ट क्लास में 3 मोल प्रोटॉन और 3 मोल न्यूट्रॉन के वेट का रेशियो निकालो ऐसा मामू सवाल दिया था। 1:1 आता है, क्योंकि दोनों का वेट सेम है। दोनों का अलग अलग होता तो फिर रेशियो ले लेते, है ना। अरे यार, लास्ट क्लास में क्या था? बर्फ ने, शुगर कैन जूस ने, वाटरमेलन ने, बस यही करना है, पढ़ना नहीं है किसी को। बर्फ गोला खाने निकलेंगे अभी 10 बजे। चलो कोई नहीं, अभी मोल निकालने के मैं आपको 3 फॉर्मूला दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट
अपॉन एटॉमिक वेट ऑब्लिक मोलिकुलर वेट। दूसरा, moles of gas is equal to given volume into standard molar volume। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। एंड थर्ड, यहां बेटा 2 लाइन छोड़ देना, सेकंड फॉर्मूला के बाद 2 लाइन छोड़ देना। थर्ड, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन, एटम, मोलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन, एटम, मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। मोल निकालने के बेटा ये 3 फॉर्मूला है, एक और है बट अभी रहने दो। एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर का सिंबल लिखा है आपने? चल कोई बात नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया हो और आप उस सब्सटेंस के एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड कर दो तो मोल निकल के आएगा। बट कंडीशन ये है कि वेट आपको ग्राम में लेना है। किस में लेना है सर? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तब होगी बेटा कि एग्जामिनर किलोग्राम में देता है, एग्जामिनर मिलीग्राम में देता है, माइक्रोग्राम में देता है, तो यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आता होगा, क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर यही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। किलोग्राम से ग्राम में जाना आता है, ग्राम से किलोग्राम में, माइक्रोग्राम से ग्राम में, मिलीग्राम से ग्राम में। तो फिजिक्स में नहीं आता ये सब, क्या बात करते हो? किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम नहीं बताया? सोच समझ के बोलना, क्लास में से केतु सर को बुला लाऊंगा मैं अभी। ये बेटा बेस लाइन है, मान लो 0। 10⁻³ को बोलते हैं मिली, अच्छा -2 सेंटी, मिली, माइक्रो, ये सुना है ना नैनो। हाँ, तो फिर नैनो कहाँ से सुना है? -9 को नैनो बोलते हैं, -10 को एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, फिर -12 को पीको बोलते हैं, 14 को फेम्टो। रहने दो, वो ज्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर जाओगे बेटा तो ये किलो, फिर ये मेगा, ये गीगा, गीगा के ऊपर क्या झिंगा कुछ भी, झिंगा लाला है, उल्लू लाला, ऐसा बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रोग्राम से किलोग्राम। अच्छा मान लो मेरा वेट है 50 kg, कितना है? नहीं मान लो, थोड़ा मैं भी अपने आप को थोड़ा फिट रखूं, ऐसे बोलने में तो रख ही सकता हूँ। तो ग्राम में कितना होगा? हाँ, तो कैसे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़े, पर स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में आना हो तो डिवाइड करना पड़े। तो किलोग्राम के ग्राम कितने? 1000। ग्राम के किलोग्राम कितने? दैट इज 10⁻³ सिमिलरली लीटर से मिलीलीटर, मिलीलीटर से लीटर, माइक्रोग्राम से ग्राम तो -6, ग्राम से माइक्रोग्राम 10⁻6। ऐसे मत देखो यार प्लीज, ऐसा कभी सुना ही नहीं आपने? सच बता ना, 10th की एग्जाम देकर आए हो कि ऐसे ही बैठे हो? एग्जाम दी थी तो किलोग्राम ग्राम नहीं मालूम? वो ही पता है, माइक्रोग्राम आएगा, मिलीग्राम आएगा, नैनोग्राम आएगा, तो क्या करोगे? चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है तू, आजा मेरा बच्चा,
ये ले 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये अच्छा 1 ग्राम इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन ही लिख देता हूँ, छोड़ो ना यार, मेरा थोड़ी काम है ये। अच्छा ग्राम, बेटा ग्राम से किलोग्राम जाना हो ना तो -3, दैट इज मिलीग्राम। ये मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू, और माइक्रोग्राम मतलब -6 ग्राम। याद रखोगे? स्मॉल यूनिट में जा रहे हो आप। अरे यार, मिलीग्राम मतलब -3, माइक्रोग्राम मतलब -6, नैनोग्राम मतलब -9। तो स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाओगे ना, क्योंकि ग्राम लार्ज यूनिट है। इस फॉर्मूले में क्या रखना है आपको, ग्राम रखना है कि मिलीग्राम रखना है? और आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है बेटा माइक्रोग्राम, तो क्या करोगे, इसमें क्या रखना है आपको, ग्राम। क्वेश्चन में दिया है माइक्रोग्राम, तो -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि जो गिवन है वो स्मॉल वैल्यू है, यहाँ जो रखना है वो लार्ज वैल्यू है। अब मान लो क्वेश्चन में दिया है किलोग्राम, जो कि लार्ज वैल्यू है, रखना क्या है, ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। कहने का मतलब ये है कि गिवन डेटा जो भी हो, फॉर्मूले में ग्राम लगाने का। ठीक, क्वेश्चन में किलोग्राम हो, माइक्रोग्राम हो, मिलीग्राम हो, आपको क्या लिखना है, ग्राम। अगर वो एटॉमिक है तो उसका एटॉमिक वेट लिखना, जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट। हाँ, ये टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना, 23। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आर्गॉन 40, पोटेशियम, ये टाइम नहीं लगना चाहिए। पोटेशियम, सिलिकॉन, -28। सिलिकॉन 14 होता है ना। फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर बता दो। 15, ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों सर, 15 कॉन्फिडेंस से बोल। 15 भाई, वो तो 1 to 20 जो है वो है ना, मैं बोलूंगा नहीं 15 नहीं, तो आप मान लोगे क्या? जो लिखा है वो तो है ही। यार बेसिक चीजें नहीं आती, ये जो टाइम लगा रहे हो आप, तो क्या ये अच्छी बात है? 1 to 20 कब कब की बात है बेटा ये? 1 to 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए, उसके पीछे हम यू लगाते हैं। मोलिकुलर मास में उसी की हेल्प से टोटल करके लिखते हैं। पर अब आपको क्या करना है बेटा, उन्हीं एटॉमिक वेट को ग्राम में बोलना है। अगर आप एटॉमिक वेट को ग्राम में बोलोगे तो उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ये तीनों फॉर्मूला लिख लिया आपने? तीनों फॉर्मूला लिख लिए? यहां बीच में जगह थोड़ी है। अच्छा, इस फॉर्मूले के नीचे लिखो नोट करके, इफ एटॉमिक वेट इज टेकन इन ग्राम, if atomic weight is taken in gram, then it is known as gram atomic mass. Then it is known as gram atomic mass, that is GAM। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GAM। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, क्या बोलोगे? अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ 16, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ग्राम तो बोल दिया। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 16, क्योंकि ग्राम तो मैं बोल ही रहा हूं ना। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, U, यस 23। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, हाँ। तो जब आप स्टार्टिंग में आए थे, पहले 2-3 लेक्चर, एक मासूम से बच्चे थे, जब मैं आपको बोलता था तो आप सिर्फ बोलते थे 23, लिथियम का 7। तो अब मैं आपको ग्राम एटॉमिक मास पूछूं तो सिर्फ नंबर बोलना है।
क्योंकि क्वेश्चन में ही मैंने ग्राम एटॉमिक मास तो पूछा ही है, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, एटॉमिक मास ग्राम में पूछ रहा हूँ, और तो पीछे फिर से ग्राम लगा रहा है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। फिर से एक बार ऐसे ऐसे थोड़ा हंसते हुए पढ़ो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। अच्छा, वो याद ही नहीं रखा, उतने में इतना टाइम लगा रहे हो आप। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास 10^4। तो आपने जो याद रखा है वही रखना है, इधर डरो मत, वैल्यू तो वही आएगी, बस पीछे यूनिट लिखना है ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर मोल बनेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, रुको। और क्या आपको मोलिकुलर वेट निकालना आता है? H2SO4 का नहीं निकालते थे, 2 × H+S+4 × 15-20 एग्जाम्पल करवाए थे, है? आता है ना? कैसे करते थे? हाँ, वो अगर एटम का पूछा है तो एटॉमिक मास डायरेक्ट लेंगे, मोलिकुलर का पूछा है तो मोलिकुलर मास काउंट करके फिर यहां लिखेंगे। ठीक। अगर गैस होगा तो गैस के लिए बेटा वॉल्यूम गिवन होगा, क्योंकि गैस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? लीटर में। तो सर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर होता है, तो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। पक्का? हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H, लेंथ इंटू इंटू सभी को मीटर में मेजर करोगे, दैट इज मीटर क्यूब, दैट इज। पर जनरली डे टू डे लाइफ में वॉल्यूम हम लीटर में या ml में यूज करते हैं, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम गैस का गिवन होगा, कभी 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, जो भी है। अब वो भी ml में है तो तुझे तो लीटर में लेना है, तो 500 ml का लीटर कितना, पहले वो बता दो। आधा लीटर। दूध की थैली नहीं आती, 2 थैली लेते हो तो 1 लीटर बनता है, तो ml का लीटर और लीटर का ml आना चाहिए। अब सर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या है? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बेटा होता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम at STP, that is known as standard molar volume। हाँ सब रुक जा बेटा, समझा रहा हूँ, ऐसे क्या, अरे पापी यार। एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? फिर से एक बार देखो, ये जो आईयूपीएसी संस्था है ना, आईयूपीएसी सुना है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस दुनिया में जो कुछ भी होगा वो उसमें सर्वोपरि संस्था वो है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो जब अप्रूवल देंगे तब सारी चीजें दुनिया में घूमेगी। जैसे मान लो मैंने कोई नया कंपाउंड डिस्कवर कर लिया, तो ऐसे डिस्कवर नहीं होता, उसको डिस्कवर करके उसकी प्रॉपर्टी का लिस्ट बना के मैं आईयूपीएसी में भेजूंगा, वो स्टडी करेंगे, अप्रूवल देंगे, फिर वो गूगल पर आएगा कि भाई पंड्या जी ने नया कंपाउंड डिस्कवर किया है। ऐसे मुंह उठा के यूट्यूब पे बोल दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये सब कुछ कौन तय करता है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ने बोला है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई रिएक्शन करो, केमिस्ट्री में होता रिएक्शन ही है, तो टेम्परेचर एसटीपी रखो। एसटीपी मतलब फुल फॉर्म बोले तो उन लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड में टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमोस्फियरिक। तो प्रेशर का तो पंगा है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एटमोस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा, पंगे जो होंगे वो टेम्परेचर के होंगे। अगर टेम्परेचर केल्विन में 298 है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, कौन बताएगा? 25। यस, क्योंकि हमने आगे फॉर्मूला लिखा था कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ या ना। एंड डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू क्या था, बोलो? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस, ये लिखा है कि नहीं लिखा? चेक करो चेक करो, बताओ। मैटर, मैटर से पहले लिखा होगा या मैटर के बाद में? जहां मैटर शुरू किया था ना हमने, मैटर नहीं लिखा? हाँ तो लिख लो, मैटर वाला टेबल निकालो, मैटर। अबे मैटर पढ़े थे ना, सॉलिड लिक्विड गैस,
हाँ, तो उसमें कहीं ऊपर लिख लो कोने में, ऐसे दोनों जगह है तो नहीं, हाँ बस परफेक्ट, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल है, केल्विन में नहीं। याद आया? हाँ, तो उस समय ये फॉर्मूला पढ़े थे ना। अच्छा, तो एस टी पी पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईयूपीएसी वालों ने एसटीपी बनाया है कि रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोसेस करो। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? तो बोले टेम्परेचर 25 डिग्री रखो और प्रेशर 1 एटीएम रखो। चलो, प्रेशर तो ठीक है, सबके लिए प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लगेगा, मेरे पे ज्यादा लगेगा तेरे पे कम लगेगा ऐसा तो है नहीं, सबका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। पंगे होंगे वो टेम्परेचर के होंगे, क्योंकि आईयूपीएसी में बेटा जो ज्यादातर मेंबर है वो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट वहीं से आते हैं, यहाँ से तो है नहीं कोई। तो यूरोप की कंडीशन, वेदर के हिसाब से उन लोगों ने ये सेट किया है। हमारे यहाँ सर्दियों में भी 25 डिग्री नहीं होता, गर्मी हो तो जाने दो। आप दिसंबर में दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर देखोगे तो इससे ज्यादा ही होगा। तो हम टेम्परेचर 25 डिग्री कैसे मैनेज करें? केमिस्ट्री की लैब में एसी लगवा ले? केमिस्ट्री की लैब में एसी नहीं लग सकता। तो हम रिएक्शन जिस भी टेम्परेचर पे करेंगे उसको बोलेंगे एनटीपी। क्या बोलेंगे? दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि भाई मैंने आपकी इस गाइडलाइन फॉलो नहीं की, जाओ हो सकते वो खाट लो। तो बोले तूने कौन सी फॉलो की? मैंने एनटीपी की। अच्छा, एनटीपी पर टेम्परेचर कितना था? बोले हमारे यहाँ 43 डिग्री था। ठीक है, तो आपने जो रिएक्शन की वो एनटीपी पर की, उसमें मान लो एनर्जी चेंज इतना आया, वो डेटा आप आईयूपीएसी को भेज दो कि भी जो मैंने ये रिएक्शन की है उसमें जो एनर्जी का चेंज आया है वो ये है, पर ये एनटीपी पर है। अब वो एनटीपी को एसटीपी में कन्वर्ट करके डेटा चेंज कर देगा और फिर वो गूगल पे पब्लिश होगा। तो गूगल पे जो भी डेटा है वो एसटीपी पर है, पर जिन्होंने वो डेटा बनाया वो जरूरी नहीं एसटीपी पर। आपको ये चिंता नहीं करनी। आप तो, आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब है, उसमें आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां क्या एसटीपी फॉलो होगा? एनटीपी। अब एनटीपी पर मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट एनटीपी पर आया है, एसटीपी पर वो डेटा चेंज हो जाएगा। अब तू वो रिजल्ट एनटीपी वाला देख के किसको दे दे? आईयूपीएसी वाले को। और 1 वीक बाद चेंज करना गूगल पे इसका डेटा, तो वो एसटीपी में कन्वर्ट होकर आया होगा। तो वो आईयूपीएसी वाले एनटीपी को एसटीपी में कन्वर्ट करके सभी लोगों के लिए वो डेटा पब्लिश करते हैं। तो एनटीपी मतलब आप जिस टेम्परेचर पर, प्रेशर तो बेटा उसमें तो एनटीपी पर भी, तेरी लैब में भी प्रेशर तो 1 एटीएम ही होगा, तेरे घर पे भी 1 एटीएम होगा, यहाँ भी 1 एटीएम है। प्रेशर का पंगा नहीं है, टेम्परेचर का है। तो हम जिस कंडीशन में प्रैक्टिकल या रिएक्शन परफॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे एनटीपी। और आईयूपीएसी ने बोला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो बोले स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होना चाहिए इतना और प्रेशर होना चाहिए इतना, तो उसे कहते हैं एसटीपी। तो एसटीपी के ऊपर 1 मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और ये सिर्फ गैस नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये आइडियल गैस होता है, पर अभी रहने दो। 1 मोल गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 22.4 फिक्स हो गया। अरे यार, गिवन वॉल्यूम लीटर में होगा क्वेश्चन में, उसको 22.4 से डिवाइड करो, वो हो जाएगा आपका मोल ऑफ गैस। अगर एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मोलिक्यूल और उन सब का मोल पूछा हो तो उसकी संख्या दी गई होगी कि 50 प्रोटॉन यानी कितने मोल। तो जो भी गिवन नंबर है उसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देगा तो उसके मोल आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन में वेट दिया है तो ये लगाओ, क्या क्वेश्चन में गैस का वॉल्यूम दिया है तो ये लगाओ, क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन मोलिक्यूल की संख्या दी गई है तो ये लगाओ। सर इसके बाहर नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक और है, वो जब कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो यहां इस फॉर्मूले के नीचे लिखो
एट एसटीपी, यह जो 2 लाइन छोड़ी थी ना आपने, एट एसटीपी 1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाई, at STP 1 mole ideal gas occupy 22.4 liter volume, 22.4 liter volume, which is known as standard molar volume, which is known as standard molar volume. चलिए क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 96 ग्राम सोडियम, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 96 ग्राम सोडियम, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 96 ग्राम सोडियम। बोलो बेटा 1 2 3 में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गजब, गिवन मास क्या ग्राम में ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नीचे एटॉमिक वेट क्या रखोगे सोडियम का? 23 ग्राम, बस निकालो, कैल्सी की जरूरत नहीं होगी। कैल्सी જોઈશે? कैल्सी શું આન્સર આવ્યો? જોઈશે कैल्सी नहीं, मैं डेटा जो आप सॉरी, एक मिनट, ओके डेटा चेंज करो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 92 ग्राम सोडियम, 92 ગ્રામ, हाँ ओके, એટલે હું તમને કમ્પ્લીટ ડેટા આપવા માંગતો હતો પણ મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ, 96 બોલાઈ ગયું। अच्छा अब ये जो एक्चुअल में है ना बेटा वो ऐसा है, देखो मैं बताऊं, इसको ऐसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम is equal to given mass 92 gram upon gram atomic mass that is 23 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसल, ये आया 4 डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर, हाँ तो ऐसे आता है 4 मोल। आपने भले ये ना लिखा हो, आपका आंसर तो 4 आ गया ना, इसलिए 4 मोल ऐसे है कि भाई 92 ग्राम सोडियम का मतलब है वो 4 मोल है, और 4 मोल मतलब उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर जितने जितने, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे सोडियम के। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं तो 4 मोल में इतने पार्टिकल होंगे, बट पार्टिकल नहीं पूछे आपसे, पूछ सकता है आगे जाके। चलो एक और क्वेश्चन करो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 220 ग्राम CO2, 220 ग्राम CO2, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट मोल्स ऑफ द फॉलोइंग,
हाँ मिलीग्राम। चार लिखे हुए हैं, इन चारों के निकालो पहले, फिर एक और सोच के लिख रहा हूं मैं। तो बेटा इन सभी में क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है बस। बाकी सभी में लगेगा रूल नंबर 1। बोलो कोशिश करोगे? करो, कोशिश करो, मैं यही हूं।